नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को अपनी एक नई रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में उपयोग किए गए ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी रही है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के खिलाफ सेबी की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि समूह के साथ सेबी चेयरपर्सन और उनके पति के कथित कनेक्शन रहे हैं। यानी अडानी से संबंधित निवेश फंड की जाँच की जिम्मेदारी सेबी को दी गई थी और इसमें सेबी चीफ माथी के व्यक्तिगत निवेश वाले फंड भी शामिल थे। वहीं मामले को लेकर सेबी चेयरपर्सन और उनके पति ने रिपोर्ट सामने आने के बाद बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। बयान में ये भी कहा गया कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने कल रविवार शाम तक एक और बयान जारी किया। बयान के मुताबिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें निवेश 2015 में किया गया था। माधवी और धवल सिंगापुर में रह रहे थे। यह निवेश माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का है। बयान के मुताबिक इस फंड में निवेश करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा धवल के बचपन के दोस्त हैं और वे दोनों एक दूसरे को स्कूल और आईआईटी दिल्ली के समय से जानते हैं। जब आहूजा ने 2018 में उस फंड हाउस को छोड़ दिया तो हमने भी अपने निवेश को भुना लिया। बयान में बताया गया है कि आहूजा ने पुष्टि की थी कि किसी भी समय फंड हाउस ने किसी भी अडानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया था। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति के नए बयान के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर उन पर सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग ने कल रविवार रात को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दस्तावेजों के साथ एक पोस्ट करते हुए कुछ दावे भी किए। हिंडनबर्ग ने माधवी बुच के बयान वाले एएनआई के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई जरूरी बातें स्वीकार की गई हैं और कई नए महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हुए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि माधवी बुच के जवाब से पुष्टि होती है कि उनका बरमूडा मॉरिशस के फंड में निवेश था जिसका पैसा विनोद अडानी ने इस्तेमाल किया। माधवी ने पुष्टि की है कि ये फंड उनके पति के बचपन के दोस्त चलाते थे जो तब अडानी के डायरेक्टर थे। माधवी बुच के बयान में किए गए ये दावे कि वो दोनों कंसल्टिंग कंपनियों से 2017 में सेबी में नियुक्त होते ही हट गईं। इस पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि लेकिन 31 मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग बताती है कि अगोरा एडवाइजरी इंडिया में माधवी की 99% की हिस्सेदारी है, ना कि उनके पति की। वो अब भी एक्टिव हैं और कंपनी में कमाई कर रही हैं। सिंगापुर के रिकॉर्ड्स के अनुसार मार्च 2016-2022 के वक्त तक माधवी की अगोरा पार्टनर सिंगापुर में 100% की हिस्सेदारी थी। मतलब सेबी में पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए उन्होंने सेबी का चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते बाद अपने शेयर पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। अगोरा एडवाइजरी ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 में 2.3 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, जबकि वो इस दौरान सेबी के चेयरपर्सन भी हैं। माधवी बुच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए अपने पर्सनल ईमेल आईडी से पति के नाम का इस्तेमाल कर बिजनेस किया। व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार 2017 में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अडानी से जुड़े अकाउंट केवल उनके पति धवल बुच के नाम पर पंजीकृत हों। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस नई रिपोर्ट के बाद सेबी ने भी बयान जारी कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सेबी ने कहा है कि निवेशकों को शांति बनाए रखनी चाहिए और ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जानकारी का सही से आकलन कर लेना चाहिए। सेबी के मुताबिक निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिन बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। सेबी ने कहा है कि अडानी समूह के मामले में सेबी ने 24 में से 23 जांचों को पूरा कर लिया है और आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी के अनुसार उसने अडानी समूह को 100 से अधिक समन, लगभग 1100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं। इसके अलावा सेबी ने घरेलू और विदेशी नियामकों से 300 से अधिक बार बातचीत की है। साथ ही 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई है।
सेबी चीफ के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 2 मिनट और 19 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल के वक्त में अधिक से अधिक लोग भारतीय शेयर मार्केट में अपनी कमाई लगा रहे हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनके इसमें निवेश करने के जोखिम के बारे में बताऊं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट का नियमन करने वाली भारत की संस्था सेबी पर आरोप लग रहे हैं। लाखों लोगों की जमा पूंजी खतरे में है और इसीलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी के मुताबिक इससे 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि आरोप लगने के बाद भी माधवीपुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा, ईश्वर ना करे अगर बाजार में कुछ गड़बड़ हुई और निवेशकों को अपना पैसा खोना पड़े तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सेबी चीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अडानी। तीसरा, ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है और अब गंभीर आरोप लगने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब से साफ हो रहा है कि पीएम मोदी इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने को लेकर क्यों डर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ हितों के टकराव का मामला दूसरी बार उठा है। वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि बचाने के लिए उनकी जगह किसी ईमानदार व्यक्ति को लाया जाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि मेरी एक जनहित याचिका सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रथम पीठ में सूचीबद्ध है। मैंने पहले ही हितों के टकराव को लेकर हलफनामा दायर कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। मामले को लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का 9 अगस्त से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बलात्कारियों और हत्यारों के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का आह्वान किया है ताकि दोषियों को कठोर सजा मिल सके। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसकी सही से इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी मांग है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए क्योंकि पुलिस ने पहले कहा कि यह आत्महत्या है, बाद में पुलिस ने कहा कि यह हत्या है। केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया वे भी पुलिस प्रशासन से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले इंटर्न्स और डॉक्टर अपने कॉलेज में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पूरे देश में डॉक्टरों के प्रदर्शन होंगे ही। भाजपा ने कल रविवार को घोषणा की कि उसके वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे और सहयोगियों के साथ बातचीत पर फैसला लेंगे। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार ने मीडिया को बताया कि सीटों के बंटवारे और विधानसभा क्षेत्रों के चयन से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्तियां फडणवीस को सौंपने के लिए राज्य इकाई की कोर कमेटी मुंबई में बुलाई गई। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को सुव्यवस्थित करके अवांछित देरी को रोकना है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की आग अभी शांत नहीं हुई है। आए दिन मणिपुर से कोई न कोई घटना की खबर सामने आती रहती है। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक बम विस्फोट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हो गई। अधिकारियों ने कल रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को सैकुल के पूर्व विधायक यामथोंग हाओकिप के घर के बगल में एक घर में बम विस्फोट हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से चल रहे ओलंपिक खेलों का कल रविवार 11 अगस्त को समापन हो गया। ओलंपिक के आखिरी दिन भारत का कोई मुकाबला नहीं था। इस ओलंपिक में भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 71वें स्थान पर रहा। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में अमेरिका 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज समेत 126 मेडल के साथ टॉप पर रहा, जबकि चीन 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज समेत 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं तीसरे स्थान पर जापान है, जिसे कुल 45 पदक मिले, जिसमें 20 गोल्ड शामिल हैं।
आपको बता दें कि करीब 114 देश ऐसे हैं जिन्हें कोई भी मेडल नहीं मिला है। भारत के मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को पेरिस ओलंपिक समापन समारोह के लिए आधिकारिक ध्वजवाहक घोषित किया गया, जिसे लेकर दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह मेरा आखिरी टूर्नामेंट है और मुझे समापन समारोह में हमारा ध्वज लेकर चलने का अवसर मिला। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलना सम्मान की बात है। विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से अयोग्य करार दिए जाने के बाद हरियाणा में बड़ा फैसला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश के वापस लौटने पर भव्य स्वागत समारोह किया जाएगा और साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। दरअसल विनेश फोगाट को लेकर सर्वखाप की तरफ से एक महापंचायत की गई, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। सामने आ रही खबरों के मुताबिक हरियाणा की सर्वखाप ने विनेश फोगाट का सम्मान करने, गोल्ड मेडल देने और आयरन लेडी का खिताब देने का फैसला किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।